हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार लेके आया हूँ आपके लिए 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक वीडियो आपको पहले भी दिया जा चुका है, जिसके अंदर बेसिक बताया गया और मेथड्स बताए गए जो आपके सिलेबस में 11th क्लास के अंदर। मैंने बताया कि इलास्टिसिटी जो होता है वो इलास्टिसिटी का मतलब है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड के अंदर। मतलब यदि चेंज किया जाए प्राइस के अंदर तो कितने % चेंज आ जाता है क्वांटिटी के अंदर, ये ही इलास्टिसिटी है। कितने गुना चेंज आता है प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी में, कितने गुना चेंज आता है, उसे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस के साथ हो सकता है तो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगा। यदि इनकम के साथ चेक किया जाए तो इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगा। और यदि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के साथ चेक किया जाए तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाएगा। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है। अब मैंने आपको बताया कि इसके जो मेथड होते हैं मुख्य रूप से परसेंटेज मेथड होता है। परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं हम कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। ईडी इक्वल टू ईडी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो निकालते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, माइनस का साइन। पर इसी का एक डिराइव्ड फॉर्म बताया था आपको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। अब इसको ऐसे क्यों लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो। कभी भी कि स्लोप जब निकालते हो आप डिमांड कर्व का, तो डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है और उल्टे में है, तो इसलिए हमने स्लोप को उल्टा कर दिया। तो ये वही बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। 1 अपॉन स्लोप करोगे तो क्या बनेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, तो इसको मैं इस वाले हिस्से को 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड का भी मैं लिख सकता हूँ। अब आज क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, तो आज जो बताना है मुझे आपको वो बताना है कि कितनी प्रकार की स्थितियाँ हैं जो डिमांड कर्व में होती है, यानी कौन कौन से सिचुएशन हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दर्शाते हैं डिमांड कर्व से। तो देखो, पहली स्थिति है सिचुएशन 1, यानी पहले स्थिति जिसके अंदर इलास्टिसिटी जो होगी वो इनफाइनाइट बनेगा, यानी जो डिमांड कर्व है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब कि डिमांड कर्व आपका ऐसा बन रहा है। ऐसा डिमांड कर्व, इस साइड प्राइस, इस साइड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा डिमांड कर्व ये बताता है कि जितनी भी क्वांटिटी चाहे बढ़ा लीजिए आप, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, कोई सी भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए बिना प्राइस में चेंज हुए। तो कोई वस्तु ऐसी होती है, कोई वस्तुएं जिनके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होता पर उनकी क्वांटिटी में बदलाव हो जाता है। बिना प्राइस में चेंज हुए ही उनकी क्वांटिटी बदल जाती। तो जब किसी भी वस्तु के बिना प्राइस में चेंज हुए क्वांटिटी बदल जाए तो उसका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा, क्वांटिटी बदल गई। ऐसा डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार। इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बनेगा,
क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका स्लोप क्या होगा? 0। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी बदल रही है, तो स्लोप क्या होगा? 0। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि आप निकालेंगे तो 1 स्लोप मल्टीप्लाइड बाई P/Q। यदि 1/0 किया जाए किसी भी चीज को तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब डिमांड का पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। लीजिए सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। यदि यही डिमांड का पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाए, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो जिनका डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। इसका कहने का मतलब कि इन वस्तुओं की कीमत चाहे आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, पर इसके जो प्राइजेस हैं वो, इसकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। प्राइजेस आप कितना भी ऊपर नीचे कर लीजिए, इसकी क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। जब क्वांटिटी में बदलाव नहीं आता तो इसका मतलब इसका इलास्टिसिटी जो है वो 0 है। इसको कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार। ऐसे डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q और नीचे है 0, तो ऐसी स्थिति में स्लोप ही इनफाइनाइट आ गया। सुनिए, जब स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकलेगी 1 स्लोप मल्टीप्लाइड बाई P/Q, दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 0 निकल के आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा वो 0 बनता है। अब सुन लीजिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 निकल के आएगी। वो चीज़ें जिनकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप प्राइस कुछ भी रख लो, तो उन चीज़ों को कहते हैं मुख्य रूप से नेसेसरी वाली चीज़ें जो होती है, बोल के उनकी कीमत भले ही कुछ भी हो उसके क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे नमक, सॉल्ट, सॉल्ट जो है उसकी क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कीमत भले ही कितना भी कर दो, एक रत्ती भर का बदलाव नहीं आएगा। सॉल्ट इंसान उतना ही खाएगा, ना ज़्यादा खाएगा ना कम खाएगा, भले ही कीमत कितनी भी हो। अच्छा, तीसरी जो सिचुएशन है हमारे पास, सिचुएशन नंबर 3, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 1 निकल के आएगा। ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 निकल के आता है, जहां पे आपका डिमांड कर्व पैरेलल नहीं होता किसी के, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो स्थिति है उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 क्यों? क्योंकि इसके जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, उनका एरिया सेम होता है। ड्यू टू सेम एरिया
of all the rectangles under the demand curve, क्योंकि मांग वक्र के नीचे बने सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफल कब समान होता है? इस केस में, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार आपको बताया था कि प्राइस जो है उसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से तो टोटल एक्सपेंडिचर आता है, और टोटल एक्सपेंडिचर यदि बराबर हो, कहीं पे भी टोटल एक्सपेंडिचर यदि बराबर हो, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 1 आएगा। प्राइस में चेंज होने के बाद भी टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा है, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका 1 है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट सिचुएशंस को दर्शाते हैं। अब मांग की लोच को यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? All the work finding out and work for it. We just saw my things of this and the family busy at the same time and I happy. Factors affecting elasticity of demand. When the step? तो देखिए, पेपर में ना बच्चों से पूछा कुछ और जाता है और बच्चे एग्जाम में कुछ और लिख के आते हैं। पूछा क्या जाता है बच्चों से? बच्चों से ये पूछा जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जबकि बच्चे लिख के आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले। लोच को प्रभावित करने वाले कारक और मांग को प्रभावित करने वाले, दोनों अलग। मांग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब कि डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। तो डिमांड इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन। ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डिमांड वाले चैप्टर में। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक अलग है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, मांग को नहीं, उसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करने वाले। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं? फटाफट। नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। सुनिए, देखो, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो नेसेसरीज में आती हैं और कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो लग्जरियस होती है, लग्जरीज में आती है। जो वस्तुएं नेसेसरीज में आती हैं, जो वस्तुएं नेसेसरीज में आती हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत कम होती है, इनइलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि नेसेसरी वाली वस्तु है, उसकी कीमत कुछ भी हो आपको खरीदना ही पड़ेगा। सॉल्ट हो गया, नमक मैंने बताया, उसके बाद खाने के जो नेसेसरी आइटम्स है वो, उसके बाद दवाइयाँ हो गई, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, भले कीमत इसकी कुछ भी हो।